हेलो गाइस, आपका दोस्त, आपका फ्रेंड, होस्ट आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ एक स्पेशल क्लास। काफ़ी लोगों की कमेंट्स आई थी और काफ़ी लोगों को जब अपन पढ़ाते हैं तो उस कंडीशंस में बोलते हैं कि सर हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और आप मोस्टली आपके चैनल के ऊपर सिर्फ कंप्यूटर के प्रैक्टिकल और एडवांस वीडियो डाल रहे हो, इसके अलावा अकाउंटिंग और टैली से संबंधित वीडियो डाल रहे हो। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं थ्योरी से संबंधित, यानी जो लोग किसी भी प्रकार की तैयारी करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं जैसे राजस्थान पुलिस है या फिर किसी भी हर फील्ड के अंदर, जैसे अपन टीचर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की तैयारी करते हैं, इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर है, कितनी प्रकार की वैकेंसीज हर साल निकलती हैं और उसके अंदर अलग अलग प्रकार की चीजें आती हैं अलग अलग सब्जेक्ट से। सबसे इंपॉर्टेंट बात करें, प्लस पॉइंट जो होता है वो कंप्यूटर का होता है और हर एग्जाम में आजकल 8, 10, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर से रिगार्डिंग आ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो जिन लोगों ने जैसे पीजीडीसी, ओ लेवल, कंप्यूटर साइंस आदि से अगर डिप्लोमा लिया हुआ है तो अभी गवर्नमेंट ने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की वैकेंसीज कंप्यूटर्स की निकाली हैं, तो उसके अंदर कंप्यूटर के रिगार्डिंग लगभग 60 क्वेश्चंस, 60 क्वेश्चंस आते हैं। ये इतने क्वेश्चन आते हैं और ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं थ्योरी में से आते हैं, प्रैक्टिकल में से नहीं आते हैं। तो सबको समस्या ये होती है कि अगर अपन शॉर्टकट की के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे या ऑप्शन से संबंधित क्वेश्चन है अगर आप लोगों से पूछे जाएं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब थ्योरी के अंदर से क्वेश्चन आते हैं तो हमें बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाती है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने एकदम से शॉर्ट वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए नोट्स के पर्पज से, कि आप इजी तरीके से उस थ्योरी को एंटरटेनमेंट के साथ में लर्न करें और कोई भी कंपटीशन में अगर थ्योरी के रिगार्डिंग कंप्यूटर से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो उसका आप इजी तरीके से आंसर दे पाएं। तो आज अपन बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है वो कहां से शुरू हुई, कब शुरू हुई, किस प्रकार के कंप्यूटर बने और उसकी कौन कौन सी जनरेशन आई और आज वर्तमान में अपन कौन सी जनरेशन यूज कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग अपन कैसे काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग कोई ना कोई मोबाइल यूज करते हैं और उस मोबाइल में 2G, 3G, 4G, 5G किसी न किसी प्रकार की सिम यूज करते हो। तो ये 2G, 3G, 4G, 5G है क्या चीज? अभी 5G आने वाला है, कुछ सिटीज के अंदर आ चुका होगा, आप वीडियो जब देखोगे तब तक। तो कहने का मतलब ये क्या है, पीडी है। वैसे ही कंप्यूटर की पीडीज के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर को अपन इजी तरीके से कैसे दे सकते हैं। मैं आप लोगों से एक चीज बताना चाहूंगा, अभी मैं आपके सामने एक चीज शो करने जा रहा हूं। आपको सबसे पहले उसका नाम बताना है, क्या नाम है और एक्चुअल में है ये क्या चीज और ये किस काम में आती है और कब बनी और क्या चीजें हैं। कमेंट्स करके मेरे को बताएं। जितने कमेंट्स आएंगे उसके आधार पे विस्तार से अपन एक वीडियो इसका अपन देखने वाले हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे ये एक छोटा सा यंत्र। तो आपको सबसे पहले बताना है इसका नाम क्या है, कब आया, किस काम में आता है। अगर आप इसका पूरा वीडियो देखना चाह रहे हो, आराम से देखें, समझना चाह रहे हो इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, क्या चीज है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं आपको फिर से एक चीज दिखाना चाह रहा हूं। अब समझ में आ गया होगा आपको ये क्या चीज है, तो इसका नाम कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। सबसे पहला ये बना था और उसके बाद बाकी प्रोसेस आप लोग अपने जेब के अंदर लेके घूमते हो, अपने पिट्ठू के लेके घूमते हो, ऑफिस में काम करते हो, घर पे काम करते हो, उसी की जनरेशन से हैं। तो अभी अपन टाइम खराब नहीं करते हुए टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको विस्तार से बता दूं, अपन क्या करेंगे, पहले विस्तार से पढ़ने वाले हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं कंपटीशन के अंदर और कंप्यूटर से रिगार्डिंग थ्योरी में से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, उन चीजों के बारे में अपन स्टडी करेंगे। जिन कैंडिडेट को समझ में आ गया है वो कमेंट करते रहें और लाइक का बटन दबाते रहें और अपने फ्रेंड्स सर्किल को शेयर करते रहें वीडियो।
मेंटली और फिजिकली आप देखते रहें इस वीडियो को, तभी समझ में आएगा। और ये प्लस पॉइंट होता है, काफी लोग जैसे राजस्थान के अंदर राजस्थान जीके में या इंडिया जीके में अच्छे होते हैं, कोई मैथ्स में अच्छा होता है, कोई इंग्लिश में अच्छा होता है। तो अगर आपको उनसे बेहतर, मतलब सारे के सारे लोग जो भीड़ में रहते हैं भाई, जैसे आप स्कूल्स कॉलेज के अंदर जाते हैं तो जितनी भी भीड़ आती है, सब भीड़ को जानते हो क्या आप लोग? सभी फ्रेंड्स को, आप अपने फ्रेंड सर्किल को जानते हो। बाकी पूरी ऑल स्कूल्स व कॉलेज के अंदर जितनी भी जनरेशन आती है, जितने भी स्टूडेंट आते हैं, सभी को नहीं जानते। लेकिन जब किसी भी प्रकार का कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, किसी भी प्रकार का कोई प्रोग्राम होता है, तो उस प्रोग्राम में भाग लेने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको सब जानते हैं, कहाँ से आता है, उसका नाम क्या है। इसी प्रकार कोई स्कूल्स में टॉप करता है, कोई कॉलेज में टॉप करता है, उसको सब जानते हैं। लेकिन अगर आप उस भीड़ में खोना चाह रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों ने लेनी है। सीधा सिंपल मैं बता दूं, आप उस भीड़ से ऊपर उठना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए है, मतलब सबको 19-20 हैं सारे कैंडिडेट, लेकिन उस 19-20 में 21 कौन होना चाह रहा है, 25 या पूरे में पूरे नंबर नहीं, या उनसे ऊपर कौन उठना चाह रहा है, तो वो 10 क्वेश्चन डिसाइड करते हैं कंप्यूटर के। क्योंकि कंप्यूटर के सभी क्वेश्चन सबको आते हैं भाई। प्रैक्टिकल की बात करें, आज सब लोग क्या कर रहे हैं, किसी न किसी प्रकार का कोर्स करते हैं, कट कॉपी पेस्ट सबको आता है, प्रैक्टिकल नॉलेज सबको है, लेकिन थ्योरी में से जो क्वेश्चन आते हैं उसमें प्रॉब्लम आती है और अपन तुक्का मार देते हैं। तो वो जो 10 क्वेश्चन बनते हैं वो थ्योरी में से आते हैं, और वो थ्योरी में से क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो आप उनसे टॉप चले जाते हो। ठीक है, तो आज अपन बात कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। मैंने आपको एक मशीन दिखाई थी, वहां से शुरू होता है आपका कंप्यूटर। उसका नाम आपको बताना है कमेंट में। कंप्यूटर की इतिहास, यानी सबसे पहले कंप्यूटर की जनरेशन आई थी 1942 से 1956। अब इसके अंदर जो फर्स्ट जनरेशन, जो फर्स्ट पीढ़ी आई थी, ये जो 1942 से 1956 में आई थी, और इसके अंदर ये जो कंप्यूटर था बहुत बड़ा था। रूम की बात करें, जैसे अपन एक ड्राइंग रूम होता है जिसमें सोते हैं, इतना बड़ा रूम की जरूरत पड़ रही थी, और ये मशीन थी बहुत बड़ी थी। एक कंप्यूटर नहीं बोल सकते, एक बहुत बड़ी मशीन बोल सकते हैं इसमें। और इसके अंदर रखने के लिए आपको बहुत बड़ी जरूरत पड़ेगी। यानी 1980, यानी 1942 की बात हो रही है, उस समय भारत और पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ था। तो आपको ही पता है कि उस समय भारत की कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन क्या थी। तो ये जो कंप्यूटर थे ओनली बिजनेसमैन है, बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, उद्योगपति थे, उनके लिए था, और वही लोग ये अफोर्ड कर सकते थे। ठीक है, अब इस कंप्यूटर के अंदर इसको ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। यानी इसको ऑपरेट करना है, उसको चलाना है, तो वैक्यूम ट्यूब का यूज करते हैं। आजकल जो एलईडीज होती है, उसी प्रकार से बहुत सारी एलईडीज को जोड़ करके उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए, उस मशीन को चलाने के लिए वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। अब इसको चलाने के बाद अगर आपको इसमें इनपुट करना है, आजकल बात करें कीबोर्ड माउस की, उस समय कीबोर्ड माउस आपके कंप्यूटर में होते नहीं थे, तो इनपुट करने के लिए कागज, टेप या कागज पंच का यूज होता था। स्पेशल एक कागज आता था, उसके ऊपर जो भी आपको क्वेश्चन के जवाब चाहिए या जो भी डाटा आपको रिकॉर्ड करना था, वो कागज पंच के ऊपर अपन डाल करके उसके अंदर मशीन में देते, और उसके ऊपर वो प्रोसेस करता, प्रक्रिया ही करता, और लास्ट में आपको कागज टेप के रूप में, आउटपुट के रूप में आपके पास में रिजल्ट व परिणाम आपको देता। इस जनरेशन के अंदर जो लैंग्वेज यूज की गई वो मशीनी लैंग्वेज थी। यानी आम लैंग्वेज आज जो अपन पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, वो लैंग्वेज इसमें यूज नहीं होती थी। ओनली इसमें मशीनी जो लैंग्वेज थी वो यूज की जाती थी। इसके अलावा ये जो कंप्यूटर थे बहुत ज्यादा महंगे थे, और एक रूम जितना अगर आपका एक मशीन है तो उसको गर्म होती थी बहुत ज्यादा, क्योंकि एक अगर बड़ी मशीन अगर चलती है तो हीट करती है, तो पूरे रूम को हीट कर देती। बार बार उसको बंद करना पड़ता, ठंडा करना पड़ता, तो उसको ठंडा करने के लिए भी बहुत ज्यादा। और एक इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो उस जमाने में आपके पास इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, जो बहुत ज्यादा महंगा सिस्टम था। बात करें अपन आम जनता की पहुंच से बाहर था। अब इसका सबसे बड़ी कमी की बात करें, एक बार में एक ही क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकता था।
एक बार एक पंच आप डालो, इनपुट करो और उसके बाद उसके ऊपर वो प्रोसेस करेगा और लास्ट में उसका रिजल्ट दिखाएगा। यानी एक बार में एक ही काम को सोल्व आउट कर सकता है। अब आपको बात करें कि मेन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे कंपटीशन के अंदर, अगर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो कौन कौन से हैं, मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, शॉर्टली आपको बता देता हूं क्या क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक थी? 1942 से 1956। यानी इस मशीन को रखने के लिए लार्ज रूम की जरूरत पड़ रही थी और सर्किट टेक्नोलॉजी का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया था। वैक्यूम ट्यूब, मैंने बताया इस कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, इस कंप्यूटर को चलाने के लिए वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। मतलब आजकल जो एलईडीज आती हैं, वो छोटी छोटी जो एलईडीज हैं वो कंप्यूटर के अंदर लगाई जाती बहुत सारी, और उसको जब इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चलाया जाता तो वो ऑपरेट करता, उसको उस मशीन को चलाता। इसकी जो स्पीड की बात करें, 100 इंट्रैक्शंस जो 1 सेकंड के अंतर्गत ये चल रहा था, प्रोसेस हो रहा था। ये कॉस्टली था, यानी ये कंप्यूटर आम जनता के पहुंच से बाहर था, बहुत ज्यादा महंगा था। कॉस्टली बात करें यानी उद्योगपति जो बिजनेसमैन है उसी के लिए बना था ये कंप्यूटर, आम जनता के लिए नहीं था। लैंग्वेज की मैंने बताया, मशीनी लैंग्वेज इसमें यूज की जाती है। इसके अलावा इसके अंदर मेमोरी की बात करें, डाटा स्टोर करने की बात करें तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी का इसमें इस्तेमाल किया गया था। प्राइमरी मेमोरी में चुंबकीय ड्रम का यूज किया गया। एक ड्रम होता था और उसके अंदर चुंबक लगा होता था और वो घूमता और उसके अंदर एक बार में एक डाटा स्टोर होता। सेकेंडरी मेमोरी में मैग्नेटिक टेप का यूज किया गया और इनपुट के रूप में पंच कार्ड का इस्तेमाल किया गया जो स्पेशल एक कार्ड से बना होता था। ये एक पेज की बात करें और आउटपुट लेने के लिए पंचिंग कार्ड का यूज किया गया। इसके कुछ जनरेशन मार्केट में उस समय लॉन्च हुए जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था IBM 700, IBM 701, IBM 704। तो इससे रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक थी? 1942 से 1956। और इसमें इस कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। इसमें प्रथम लैंग्वेज यानी प्रथम जनरेशन की कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज यूज की गई? वैक्यूम ट्यूब। इसके अलावा इस कंप्यूटर के अंदर इनपुट देने के लिए पंचिंग कार्ड का इस्तेमाल किया गया था और ये एक बार में एक ही कंप्यूटर को सोल्व आउट कर सकता है। फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं सेकंड जनरेशन यानी 1956 से 1965। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की आई। आपने कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन आपने अच्छी तरीके से पढ़ी है, उनमें कौन कौन से क्वेश्चंस कंपटीशन के अंदर पूछे जाते हैं। अभी सेकंड जनरेशन की बात करें तो पहला क्वेश्चन आपका बनता है 1956 से 1965। पहली जनरेशन की कंप्यूटर में कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। अब वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर जो डिवाइस यूज किया गया उसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर। आपने आदम के ज़माने में यानी अपने दादा, अपने पापा, पहले टाइम में क्या था, टीवी वगैरह थे नहीं, मोबाइल वगैरह की फैसिलिटी थी नहीं, और उस समय रेडियो वगैरह का यूज करते थे। और रेडियो के अंदर आज भी अगर किसी के पास पुराना रेडियो है तो उसमें ट्रांजिस्टर का यूज होता है। तो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए ट्रांजिस्टर का यूज किया गया, जिससे क्या हो गया, इसकी साइज थोड़ी सी छोटी हो गई, एक बॉक्स के रूप में तैयार हो गई और इसकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी सस्ती हो गई, चीप हो गई। और ये थोड़े से पहली कंप्यूटर की जनरेशन में अच्छे हो गए। बात करें स्पीड की, बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, बात करें साइज की, बात करें कॉस्ट की, ये टोटल चीजें इसमें से थोड़ी सी चीप हो गई, सस्ती हो गई, टिकाऊ हो गई। और इसके अंदर कोई भी जो मशीन यूज की थी उस मशीन के अंदर जो लैंग्वेज यूज की गई, हाई लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, असेंबलिंग मशीनी लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर कोबल और फोर्टेन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। इसमें फर्स्ट एंड सेकंड जो दो मेमोरी यूज की गई, प्राइमरी कोर और सेकेंडरी कोर, जिसके अंदर डाटा को स्टोर करके रखा जाता था। तो अभी अपन बात करें इससे सेकंड जनरेशन से रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं मेन एग्जाम में। देखो सेकंड जनरेशन 1956 से 1963।
फ्रेंड्स मैंने 65 बोल दिया था गलती से, 63 है ये, यानी 1956 से 1963 इसके अंदर जो डिवाइस यूज किया गया था कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, ट्रांजिस्टर बेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें किया गया, जिससे आपका कंप्यूटर प्रॉपर तरीके से ऑपरेट हो सकता है। आज करंट टाइम में बात करें, उसकी भी बात करेंगे कि कंप्यूटर कैसे ऑपरेट होता है। आप लोगों को पता भी है, कमेंट करके बता सकते हो। इसकी जो साइज है, पहले एक पूरे रूम जितनी थी, अब एक बॉक्स के रूप में आ गई, एक छोटे रूप में तैयार हो गई। और इसकी जो स्पीड है 1000 इंस्ट्रक्शन सेकंड के रूप में ये फास्टली डाटा को प्रोसेस कर सकता था। कॉस्टली की बात करें तो चीप होगी देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, यानी पहली जो कंप्यूटर की जनरेशन की तुलना में ये थोड़े से सस्ते हो गए, टिकाऊ हो गए, अच्छे हो गए, विश्वसनीय हो गए। लैंग्वेज की बात करें तो असेंबलिंग मशीन लैंग्वेज इसमें यूज की गई, और इस मशीन असेंबलिंग लैंग्वेज के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेज आ गई? हाई लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, जिसमें फोर्टेन, कॉबल और बेसिक लैंग्वेज जो है यूज की गई थी। अब इसके अंदर मैग्नेटिक डिस्क का इस्तेमाल किया गया था डाटा को स्टोर करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए। और इस जनरेशन के अंदर जो भी पीढ़ी आई थी, जो भी नए नए चेंजेस किए गए, जैसे आजकल आप कोई भी ऐप इस्तेमाल करते हो, एग्जांपल के तौर पे व्हाट्सअप, सभी चलाते हैं अभी व्हाट्सअप, तो व्हाट्सअप में नई नई तकनीकी आई, नई नई टेक्नोलॉजी आई, तो उस प्रकार से उसको अपग्रेड करते गए। वैसे ही इस सिस्टम में सबसे पहले IBM 1620 आया, फिर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, कमियां थी, उसके बाद उसको अपग्रेड किया गया IBM 7090, फिर उसमें भी थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम कमी आई और उसके बाद इसमें यूज किया गया 7094। अब आपको बता दूं, ये वाला जो कंप्यूटर था थोड़े समय के लिए बढ़िया प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा था और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता। अब कुछ समय के लिए इसको रोक के रखते, बंद करके रखते, फिर इसको वापस चलाते दोबारा काम करने के लिए। तो ये इसमें सबसे बड़ी जो कमी आई थी, इस कारण से ये ज्यादा नहीं चल पाया। तो ये है सेकंड जनरेशन। इससे रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आएंगे आप पॉज करके आराम से देखें, स्क्रीन पे आपको दिया हुआ है, टोटली शॉर्ट में मैंने नोट्स बनाकर दे दिया। अगर वैसे थ्योरिकल आप पढ़ते हो तो आपको कंफर्म पता है कि बोर होते हो। कंप्यूटर एक बोर सब्जेक्ट है, सबके माइंड में ये चल रहा है, लेकिन आपको बता दूं कंप्यूटर एक इंटरेस्टिंग चीज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलता है टेक्निकल की ओर चलो, टेक्निकल की ओर चलो, अपना स्वरोजगार, मतलब आप कोई ना कोई ऐसा काम करते हो जो खुद के बेस पे हो, तो आप क्या रहोगे? रोजगार रहोगे, आपको अर्निंग होती रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आप कंप्यूटर के अंदर जो प्रैक्टिकल चीज है उसको बढ़िया तरीके से शॉर्ट एंड स्वीट लेके चलते हो, तो आपको इजी तरीके से वो चीजें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, तो इससे रिगार्डिंग ये जो क्वेश्चन बन रहे हैं ये मैंने आपको बता दिया। आप लोगों का ध्यान की तरह नींद तो नहीं आ रही है आप लोगों को? ये थोड़ा सा बोरियत टॉपिक आपको लग रहा होगा, लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इधर ध्यान दें, नींद न लें। ठीक है, महिला संगीत में तो नहीं गए थे नाइट में आप लोग हैं? मेरे को लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताएं। नींद आ रही है काफी लोगों को, तो सोए नहीं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आज आप यहाँ पे सोओगे तो मेन एग्जाम देते समय वहां भी नींद आएगी। तो ये जो है 10 नंबर के प्रैक्टिकल चीज है, और 10 नंबर टॉप जाना है तो आप लोगों को नींद नहीं लेनी है, इधर देखना है। तो जो तीसरी जनरेशन है कंप्यूटर की, आपको बता दूं यहाँ पे 1964 से 1975 के बीच में आई थी। कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, कंप्यूटर को चलाने के लिए अब की बार ट्रांजिस्टर का यूज नहीं किया गया, तो उसमें कुछ खामियां थी, तो इसलिए उसके स्थान पे उसको रिप्लेस कर दिया गया डिवाइस को, और आईसी का यूज किया गया। आईसी आप लोगों सबको पता है इंटीग्रेटेड सर्किट होती है। ठीक है, और इसके अंदर एक से अधिक काम एक साथ करने लगे, यानी मल्टीटास्किंग कंप्यूटर ये बन गया, बहु उपयोगी, यानी इसमें एक समय में एक से अधिक काम कर सकते थे। इनपुट के लिए फेस टाइम, तीसरी जनरेशन में इनपुट के लिए फेस टाइम कीबोर्ड का यूज किया गया। आजकल जो आप कीबोर्ड यूज करते हो आप लोगों को पता ही है। अलग से अगर आपको कीबोर्ड के बारे में अगर आपको अलग से आपको पता है, आपको बता दूं, विस्तार से समझा दूं। ये कीबोर्ड है आपका, ये कीबोर्ड आ गया फर्स्ट टाइम इनपुट के रूप में। अगर आपको अलग से कीबोर्ड का पूरा यानी कौन सी कीज का कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे यूज करना है,
XYZ वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आपको अलग से एक वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि कंपटीशन में कीबोर्ड से संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग, तो मैं पूरा वीडियो आपको उसका भी दे दूंगा एक। और फर्स्ट टाइम तीसरी पीढ़ी में ही आउटपुट के रूप में मॉनिटर का यूज किया। तो मॉनिटर मेरे पास ऑलरेडी है नहीं, एलईडी है। एलईडी आपके सबके घर में लगी हुई होती है, जो इस प्रकार से आपको दिख रही होगी यहाँ पे लगी हुई। तो बात करें, पहले अपने पास जो बड़े टीवी होते थे वैसा ही मॉनिटर होता है। जो घर में पहले टीवी था, रामायण वगैरह, महाभारत, या आप लोगों को एक चीज पता ही होगा, एक संडे होता था, संडे वाले दिन अपन फटाफट जल्दी उठते, नहाते, अपने कपड़े वपड़े धो देते, सारे काम जितने भी थे फटाफट कर लेते एक सीरियल के लिए। और वो कौन सा था? शक्तिमान। शक्तिमान, ठीक है। तो वो जो चीजें अपन देखते थे वो कहां? कंप्यूटर के अंदर। मॉनिटर, जो टीवी की बात कर रहा हूं मैं, अपना ध्यान थोड़ा सा यहां पे केंद्रित करें बाबू। तो कहने का मतलब है, जो घर में टीवी होता था वैसा ही सेम मॉनिटर होता था, जिसका काम है डिस्प्ले करने का, दिखाने का, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम आउटपुट के रूप में यूज किया गया। अब इसमें बात करें अपन कुछ चीजों की, लैंग्वेज की, तो इसमें भी हाई स्तरीय लैंग्वेज यूज की गई। फॉर्टन, कोबल आदि जो लैंग्वेज है इसमें यूज की गई। और ये मल्टीटास्किंग प्रोग्रामिंग कंप्यूटर आपका बन गया, जिसके द्वारा एक समय में एक से अधिक इनपुट दे सकते हैं और एक से अधिक का रिजल्ट व परिणाम आपके सामने स्क्रीन पर आ जाता। तो पहले जो कंप्यूटर थे उनकी साइज बहुत बड़ी थी, उसके बाद में बॉक्स के रूप में आई। और आज करंट टाइम में बात करें तो एक घर में एक टीवी होता था अपना छोटा सा, मॉनिटर के रूप में, इतनी साइज इसकी कंप्यूटर की आ चुकी है। तो इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट, जो आपके कंपटीशन के अंदर हर फील्ड में पूछे जाते हैं, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तीसरी जनरेशन कब आई थी भाई? थर्ड जनरेशन, यानी 1964 से 1975। इसको ऑपरेट करने के लिए, कंप्यूटर को चलाने के लिए क्या यूज किया गया? आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। साथ साथ बोलें जिससे आपको यहीं पे याद हो जाए, दोबारा से बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े। आप पॉज करके ये जो नोट्स हैं ये बना लें, बार बार आपको पूरी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। जब भी आप कोई एग्जाम देने जाओगे तो इन नोट्स को फटाफट आप रीडिंग करें, और इससे रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आएंगे जनरेशन से रिगार्डिंग आप कर सकते हैं, और आप पूरे में पूरे नंबर लेके आ सकते हैं फ्रेंड्स। इसकी जो साइज है कंफर्ट होगी, मैंने बताया एक घर में टीवी होता है उतनी साइज होगी, और 1 लाख इंस्टाग्राम सेकंड के रूप में ये प्रोसेस करने लग गया फास्टली तरीके से। और रिड्यूस, यानी इसकी कॉस्ट बिल्कुल चीप होगी, इजी होगी, आसान होगी। हर कोई व्यक्ति इसको खरीदने के लिए, हर बिजनेस में, हर फील्ड में इसको यूज करने के पर्पज से। लैंग्वेज, हाई लेवल की लैंग्वेज इसमें यूज की गई, फॉर्टन, कोबल और पास्कल जो लैंग्वेज यूज की गई। और मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक कोर का यूज किया गया, डाटा को स्टोर करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए। तो इनसे रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस है वो आएंगे, और उसके अकॉर्डिंग आप आसानी से, इजी तरीके से आप कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, अभी अपन कौन सी जनरेशन में आ चुके हैं? नींद तो नहीं आ गई आप लोगों को? मैं डरा नहीं रहा, समझा रहा हूं भाई। अगर किसी को नींद आ गई थी, बीच में कोई चला गया था इधर उधर पानी वानी पीने, तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा हल्का सा 1 सेकंड में आपको रिवाइज करवा देता हूं भाई। फर्स्ट जनरेशन कब थी भाई? साथ साथ बोले, 1942 से 1956। दूसरी 1956 से 1963। तीसरी 1964 से 1975। और आज अपन बात कर रहे हैं करंट टाइम में 1975 से 1991। इसमें माइक्रो प्रोसेसर आ गया था भाई। चौथी पीढ़ी में क्या आ गया था? माइक्रो प्रोसेसर, आईसी के स्थान पर। इसमें LSI का यूज किया गया, लार्ज स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस का। ये बहुत सारी चिप्स को मिलाकर के एक छोटे से कंस्ट्रक्शंस के अंदर मान सकते हो, एक छोटी सी प्लेट मान सकते हो, और उसके अंदर सारे के सारे जो वायर है, सब कुछ है एक साथ कनेक्टेड हो गए। इसलिए इसकी जो साइज है एक टाइपराइटर जितनी होगी,
जो टाइपराइटर अपन ने मूवीज वगैरह में देखा होगा टाइप करते समय, उसकी साइज बिल्कुल छोटी होगी कंप्यूटर्स की। और इसके अंदर जो स्पीड है 10 लाख सेकंड हो गई, और इसकी कॉस्ट बिल्कुल लो हो गई, एकदम से आम जनता की पहुंच से बराबर आ गया, बिल्कुल लो कैटेगरी में। कोई भी बंदा कोई भी बिजनेस में किसी प्रकार के उद्देश्य से इस कंप्यूटर को परचेज कर सकता था और आसानी से इसको यूज कर सकता था। इसके अंदर बात करें लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज के अंदर बात करें तो सी, सी प्लस और एसक्यूएल, स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज वगैरह का यूज किया गया। आपने हॉलीवुड की मूवीज बहुत सारी देखी होंगी, उसके अंदर जो कंप्यूटर यूज होता है उसकी स्क्रीन एकदम ब्लैक होती है, और जो भी कंटेंट्स चल रहे होते हैं, टेक्स्ट वगैरह चल रहे होते हैं, वो व्हाइट में होते हैं, और मोस्टली वो कीबोर्ड की मदद से ही, यानी एक शॉर्टकट कीज के द्वारा आजकल जो बोलते हैं अपन लैंग्वेज, जिसको कोडिंग लैंग्वेज, उस प्रकार की लैंग्वेज आ गई, और उस कोडिंग लैंग्वेज के द्वारा किसी भी प्रकार के डाटा को आसानी से रिकॉर्ड और मेंटेन किया जा सकता था। इसके अंदर आउटपुट के रूप में बात करें, डाटा इनपुट के लिए कीबोर्ड है, स्कैनर का यूज करने लग गए, और आउटपुट के रूप में VDUI यानी प्रिंटर का यूज करने लग गए। और इसके एग्जाम्पल की बात करें IBM 3090 आया, और उसके बाद इसके अंदर भी थोड़ी बहुत खामियां थी, और उसके बाद में नेक्स्ट जनरेशन आपके सामने आई है। तो इसमें जो क्वेश्चन आपके बनते हैं, पीढ़ी कब से कब तक थी? 1975 से 91। इसमें डिवाइस के रूप में जो यूज किया गया माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेसर, और इसके अंदर LSI का यूज किया गया, लार्ज स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस का यूज किया गया, और इसकी साइज छोटी होगी, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होगी, ये सस्ते हो गए, और इसके अंदर लैंग्वेज सी, सी प्लस आदि लैंग्वेज यूज करने लग गए, और डाटा इनपुट करने के लिए इसमें कीबोर्ड और स्कैनर का यूज करने लगे, और आउटपुट के रूप में प्रिंटर का यूज करने लगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आएंगे, आराम से आप एक एक चीजें अपने नोट्स के हिसाब से बना के रख सकते हो। ये भाई इंटीग्रेशन है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो इंटीग्रेशंस, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट जनरेशन की तरफ चलते हैं। अब बात कर रहे हैं 5वीं पीढ़ी की, अब से लेके और कंटिन्यू तक की, यानी 5 पीढ़ी 1991 से लेके कंटिन्यू अब तक अपने यहां चल रही है। और इसमें IC आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, 5वीं पीढ़ी में AI आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रोचिप जिसका अपन यूज करते हैं। तो बात करें इसके अंदर VLSI का यूज हुआ, वेरी लार्ज स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस, जो आपको में दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहां पर माइक्रो प्रोसेसर का यूज करने लगे, यानी ये मदरबोर्ड है पूरा, इस मदरबोर्ड के अंदर अलग अलग पोर्ट्स हैं, और इन पोर्ट्स के अंदर अलग अलग चीजें जो हैं वो सेट की गई, और आपका जो कंप्यूटर है उसकी साइज ये हो गई, और कॉस्ट बिल्कुल छोटी हो गई। तो इसमें जो क्वेश्चन आपके बनेंगे, 5वीं पीढ़ी कब से कब तक आई? 1991 से कंटिन्यू लेके अब तक, और इसमें AI का यूज किया गया, और इसके अंदर जो चीजें यूज की गई, और मेमोरी के लिए TB का इस्तेमाल इसमें किया गया। अगर इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन के साथ में अलग वीडियो आपको चाहिए कि कौन सी पॉइंट्स के अंदर कौन कौन से चीजें ऐड होती हैं, इनका काम क्या है, और कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो एक कंप्यूटर को सभी कंपोनेंट जो होते हैं उनको जोड़ करके कंप्यूटर को बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, तो उसके हिसाब से ये चीज होती है, और इसके अंदर हर एक एक चीज को जोड़ा जाता है, और जोड़ने के बाद अपना CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बनता है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा। इसमें जो प्रोसेसर है वो यहां पे डलता है, ये पूरा का पूरा मदरबोर्ड है भी, ओके। आप लोगों ने सभी पीढ़ीज के बारे में अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन ली है, और नोट्स अच्छे तरीके से बनाए होंगे। अब अपन इसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं भाई फ्रेंड्स। चलो पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं।
कंप्यूटर को आकार, क्षमता, प्रदर्शन और भंडारण यानी स्टोरेज, परफॉर्मेंस आदि के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांट दिया गया है। कंप्यूटर को एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। कंप्यूटर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। तो अपन बात करेंगे सबसे पहले, अगर एनालॉग जो कंप्यूटर है और हाइब्रिड जो कंप्यूटर है उसके बारे में अगर आपको पूरा अच्छी तरीके से जानना है तो स्टार्टिंग से एंड तक अपन पूरा विस्तार से एक्सप्लेन करने वाले हैं। आप कमेंट करके जरूर बताएं। मैं कंपटीशन के साथ साथ में जैसे RSCT, FARSCT करते हैं, काफी लोग CCA करते हैं, कुछ लोग PGDCA करते हैं, कुछ लोग O लेवल करते हैं, तो उसके अंदर भी थ्योरी से रिगार्डिंग जो चीजें होती हैं वो टोटली अपन स्टडी करने वाले हैं। तो विस्तार से आप कमेंट करके बताएं, मैं इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन के साथ में, पूरी डिटेल के साथ में ये वीडियोस बनाने वाला हूं। यानी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर्स को आकार, क्षमता, प्रदर्शन और भंडारण के हिसाब से कंप्यूटर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर को 3 भागों में बांट दिया गया है। डिजिटल कंप्यूटर को 5 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर्स। आज अपन बताएंगे यानी कंप्यूटर को जो भी आप इनपुट के रूप में देते हो, एक यूजर क्या करता है, कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, चलाता है, और फिर वो जो इनपुट के रूप में देता है कंप्यूटर उसको नहीं जानता। कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज जानता है जिसको बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। यानी 0101 में कंप्यूटर काम करता है, यानी अपनी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करता है और मिली सेकेंड के आधार पे आपके सामने स्क्रीन पर प्रिंटर के माध्यम से आपका रिजल्ट आउटपुट के रूप में आपको देता है। आपको एक चीज नहीं पता तो मैं बता दूं, जब कंप्यूटर के अंदर अपन किसी भी प्रकार का कोई भी डाटा रिकॉर्ड करते हैं, MS वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, एक्सेल में कोई भी टेबल बनाते हैं, पावर पॉइंट में कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, तो वो कंप्यूटर के अंदर बना के सेव करते हैं, वो सॉफ्ट कॉपी होती है फ्रेंड्स। और जब उसको पेज के ऊपर बाहर प्रिंटर के माध्यम से पेज पर प्रिंट आउट निकाला जाता है, वो हार्ड कॉपी होती है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं विस्तार से आपको बता दूं। अब सबसे पहले बात करें अपन डिजिटल जो कंप्यूटर होता है, यानी जितनी प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है जो एक यूजर द्वारा कंप्यूटर के अंदर इनपुट के रूप में दी जाती है, वो उसको नहीं जानता और उसको फिर वो कन्वर्ट करता है, बदल देता है डिजिटल फॉर्मेट में, और हम आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आती है, वो डिजिटल फॉर्मेट कहलाता है, यानी डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है फ्रेंड्स। इस डिजिटल कंप्यूटर में सबसे पहले आता है सुपर कंप्यूटर। आपको पता ही है, कमेंट करके भी बताएं। मैं वीडियो के अंत में आपको बताने वाला हूं कि भी भारत ने सबसे पहले सुपर कंप्यूटर कौन सा बनाया था। अब बात करें टेक्नोलॉजी की, आज अपन मौसम से संबंधित जानकारी लेने हैं, भूकंप से संबंधित इंफॉर्मेशन लेते हैं, या किसी भी प्रकार का कोई भी आविष्कार करते हैं, नासा वगैरह के अंदर अंतरिक्ष में किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन को देखना हो, समझना हो, पूरे ब्रह्मांड में क्या चीज चल रही है, उसकी परफॉर्मेंस, शक्ति, स्टोरेज आदि की बात करें, तो वो टोटल सारा का सारा जो काम होता है वो सुपर कंप्यूटर के द्वारा होता है। अब सुपर कंप्यूटर से संबंधित जो क्वेश्चन आपके बनते हैं, सबसे पहले है मौसम की भविष्यवाणी करना। आपने कुछ समय पहले सुना भी होगा, ताऊ ताई आया था। अब ये ताऊ ताई क्या है, ये तूफान के नाम होते हैं जो बहुत ज्यादा आंधी तूफान लेके आते हैं। तो कहीं पे ओला पड़ते हैं, कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, कहीं पे सूखा पड़ता है, कहीं पे नदियों में बहुत ज्यादा पानी आ जाता है। इन सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन और सूचनाएं जो होती हैं वो अंतरिक्ष के माध्यम से नासा के द्वारा सुपर कंप्यूटर से, सैटेलाइट से डायरेक्टली सुपर कंप्यूटर कनेक्टेड होता है, जुड़ा होता है, और उसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, सुपर कंप्यूटर से कहां पे किस टाइप का मौसम है उसकी जानकारी अपने को सोशल साइट है, इंस्टाग्राम है, मीडिया है, किसी न किसी के माध्यम से पता चलती है। ये मौसम से संबंधित जो चेंजेस या परिवर्तन जो होते हैं टोटली वो सुपर कंप्यूटर के द्वारा पता चलता है। दूसरा, भूकंप की जानकारी।
भाई फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि काफी इलाके ऐसे होते हैं जो दलदली होते हैं, कहां पे पहाड़ी इलाका होता है, वहां पे बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं। यानी पृथ्वी के नीचे एक लावा होता है, वो उसमें जब बहुत ज्यादा गैसें मिल जाती हैं तो वो एक एरिया से दूसरे एरिया में मूव करता है, और वो कितनी गति से मूव करता है और वो बाहर निकलता है, तो वो क्या होता है, भूकंप के झटके महसूस करते हैं। तो वो कितनी स्पीड से कहां पे क्या आने की संभावना है, आ सकते हैं, इन सभी की इंफॉर्मेशन मौसम विभाग के द्वारा, अधिकारी द्वारा आपको पता चलती है, वो सुपर कंप्यूटर के द्वारा ही है। इसके अलावा बात करें अपन विभिन्न प्रकार के जो हथियार होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो परमाणु बम का परीक्षण किया गया था इंडिया में अटल बिहारी की वाजपेयी के समय में। पोखरण, राजस्थान के अंदर एक पोखरण के अंदर परमाणु बम का परीक्षण किया गया था। तो भाई अभी दीपावली आ रही है, और दीपावली के अंदर अपन लोग क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के फुलझड़ी पटाखे लेके आते हैं, और आप ऐसे करके ये ले ऐसे पटाखे जलाते हो, ऐसे करके मेरे को ऐसे ऐसे। तो लेकिन परमाणु जो बम होता है उसका परीक्षण ऐसे नहीं किया जाता कि आपने ऐसे लगाया और भाग गए। तो उससे ये क्या होगा कि काफी किलोमीटर एरिया में उसका इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। जापान के अंदर हिरोशिमा नागासाकी जो दो जगह है जहां पर परमाणु बम का परीक्षण किया गया था या फिर वहां पे छोड़ा गया था, तो उस कंडीशन में आज भी अपंग पैदा होते हैं, और वहां पे घास फूस जो भी जगह है वो बिल्कुल साफ है, बंजर हो चुका है। तो भाई उसका परीक्षण करने के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। कम्युनिकेशन की बात करें, भाई पहले के जमाने में आपके पिताजी, आपके दादाजी की जब शादी हुई थी तो या तो वो बैलगाड़ी में जाते थे या पैदल बारात में जीमने के लिए। और आज अपन क्या करते हैं कि कभी भी बारात में जाते हैं तो मोस्टली अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, जीम के वापस आ जाते हैं, कोई मतलब नहीं है, खाना खा के। लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं था। आज की बात करें कम्युनिकेशन की, आज अगर किसी भी प्रकार की कोई घटना घटित होती है, तुरंत आप व्हाट्सएप के द्वारा, मोबाइल के माध्यम से, कॉलिंग के माध्यम से विश्व में कहीं भी, जैसे आज इंडिया के अंदर सांसद के ऊपर हमला हुआ था, ठीक है, मुंबई ताज होटल के ऊपर हमला हुआ था, अमेरिका के अंदर सबसे बड़ी बिल्डिंग थी उसको गिराया गया था, तुरंत कुछ ही सेकंड में सोशल साइट्स, मीडिया, न्यूज़पेपर, हर तरीके से आपको कुछ मिनट के दौरान हर एक एक घटना, एक सूचना, एक इंफॉर्मेशन की आपको जानकारी मिल गई थी। ये जो सारा का सारा कम्युनिकेशन हो रहा है, ये किसके माध्यम से हो रहा है, सुपर कंप्यूटर के द्वारा। अब मैंने जो क्वेश्चन आपसे पूछा था, भारत में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर बनाया था, कौन सा था भाई, परम सुपर कंप्यूटर था जो टाटा कंपनी द्वारा बनाया गया था। यह क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। नंबर 2 आता अपना मेन फ्रेम कंप्यूटर। नाम से पता चल रहा है मेन फ्रेम, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनीज होते हैं, उनके डाटा को एक साथ रिकॉर्ड और मेंटेन करने का काम जो होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर का होता है। ये बहुत ज्यादा महंगे होते हैं और इनकी साइज बहुत बड़ी होती है, तो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है उनके लिए काम में आता है। अब एग्जांपल आपको दे देता हूं, जैसे कि LIC कंपनी है, पूरे ऑल इंडिया में पता नहीं कितने ब्रांचेस खोले हुए हैं, हर कोई व्यक्ति LIC करवा के रखता है और LIC की प्रीमियम भी भरता है। तो हर ब्रांच के अंदर हर महीने से 6 महीने से 1 साल से अपन LIC भरते हैं, उसके जो डाटा होते हैं उसको प्रिपेयर और रिकॉर्ड किया जाता है। इसी प्रकार स्कूल्स व कॉलेज होती हैं, वहां पे जितने भी स्टूडेंट्स के डाटा होते हैं उसको रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। जब भी अपन 10th या 12th का एग्जाम देते हैं तो हजारों लाखों डाटा में से जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर लगाते हो तो तुरंत ही आपका रिजल्ट, रोल नंबर लगाते ही आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाता है। तो हजारों लाखों डाटा में से उसको सॉर्ट और फिल्टर करके आपके सामने दिखा देते हैं। तो ये एक जगह पे माइक्रो फ्रेम कंप्यूटर के अंदर ये डाटा रिकॉर्डेड होते हैं। एग्जांपल एक और बता देता हूं, जैसे कि SBI, PNB, BOB की ब्रांचेस है, अपने गांव में भी होंगी, अपने तहसील में भी होंगी, अपने जिले में भी होंगी, अपने राज्य में भी, पूरे ऑल इंडिया में भी बहुत सारी ब्रांचेस है।
इसके अंदर पता नहीं कितने लाखों करोड़ों लोगों के अकाउंट खोल रखे होते हैं और वो कितने ट्रांजैक्शन करते हैं, बैंक में राशि जमा भी करते हैं और विड्रॉल भी करते हैं। अब ये सारा का सारा डाटा है मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर जाके रिकॉर्ड होता है, और किसी भी व्यक्ति के अकाउंट से संबंधित इंफॉर्मेशन चाहिए तो तुरंत अपन सॉफ्टवेयर में जाके उसका नाम या अकाउंट नंबर टाइप करते हैं तो हजारों लाखों डाटा में से उसको सॉर्ट और फिल्टर कर देता है। तो कहने का मतलब ये है मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये थोड़े से महंगे होते हैं, इसकी साइज बहुत ज्यादा बड़ी होती है, आम जनता की पहुंच से बाहर है। और दूसरी बात है सुपर कंप्यूटर तो आप सपने में सोच नहीं सकते, आप खरीद भी नहीं सकते। नंबर 3 आता है आपका मिनी कंप्यूटर। नाम से पता चल रहा है मिनी मतलब छोटा कंप्यूटर। छोटे मोटे जो व्यापारी होते हैं, छोटे मोटे जो कुटिल उद्योग जो धंधे करने वाले होते हैं, छोटे मोटे जो शॉपकीपर होते हैं, वो अपने बिजनेस को चलाते हैं अकाउंट मेंटेन करने के पर्पज से। तो छोटा मोटा जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, कितना सामान खरीदा, कितना बेचा, बिजनेस के अंदर अलग अलग बिजनेस में अलग अलग प्रकार की कैटेगरीज होती हैं, उसके हिसाब से अपन डाटा को रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। तो उसको आसानी तरीके से रिकॉर्ड करना, मेंटेन करना, इजी तरीके से प्रिपेयर करना है। नाम से आपको पता चल रहा है मिनी कंप्यूटर। आपको इसके बारे में बता दूं, आई बटन आपको दिखाई दे रहा होगा। कीबोर्ड के बारे में मैंने पूरी शॉर्ट की ए से जेड तक का एक वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन पे आपको दिख रहा होगा। वहां जाएं और उसकी विजिट करें, और उसके बाद में अगर आपको लगता है कि कीबोर्ड के बारे में जितनी भी कीज होती हैं उनके क्या क्या नाम है और किस प्रकार के क्वेश्चंस कंपटीशन में पूछे जाते हैं, वो अगर आपको पूरा डिटेल के साथ में पढ़ना है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं हमें। अभी तक आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप लोगों ने लाइक जरूर कर दिया होगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर किया होगा। नंबर 4 आता है अपना मैक्रो कंप्यूटर। भाई माइक्रो जो कंप्यूटर होता है सबके पास है, सभी के पास माइक्रो कंप्यूटर है। अब कोई बोलेगा कि सर मेरे पास माइक्रो कंप्यूटर नहीं है, सबके पास मोबाइल होगा, तो ये माइक्रो कंप्यूटर का ही प्रकार होता है। किसी के पास लैपटॉप है, माइक्रो कंप्यूटर का ही प्रकार है। किसी के पास सीपीयू है, माइक्रो कंप्यूटर का ही प्रकार होता है। किसी के पास में मोबाइल से थोड़ा सा बड़ा होता है, लैपटॉप हो गया, टैब हो गया। ये टोटल जो एग्जांपल है माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार होते हैं। अब ये किस फील्ड में ज्यादातर यूज किए जाते हैं आपको बता दूं। बिजनेस के पर्पज से ऑफिस में जितने भी काम होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली, अकाउंट से संबंधित। टैली शब्द का नाम मेरे पास आया है तो मैं आपको बता दूं, इसी साहिल टैली वीडियो जो आप चैनल देख रहे हो, इसी के अंदर मैंने ए से लेके जेड तक टैली आरपी से संबंधित सभी प्रकार के वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर आप चाहते हो कि अभी जो लेटेस्ट वर्जन आया है टैली प्राइम, उसके ऊपर एडवांस वीडियो या ए से लेके जेड तक जैसे पहले वीडियो डाले हैं वैसे वीडियो मैं आपको डालूं, तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते हो कि मोर वीडियो टैली प्राइम से संबंधित आपको चाहिए तो मैं 100% आपको वीडियो अवेलेबल करवाऊंगा। जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा वैसे वीडियो मेरे चैनल पे आपके सामने अपलोड होते रहेंगे और आप लोगों का प्यार ऐसा ही मेरे को मिलता रहेगा। एंटरटेनमेंट के पर्पज से मोस्टली क्या करते हैं, अपने पास मोबाइल होता है और अपने पास लैपटॉप या कंप्यूटर भी होता है घर पे। कई बार क्या होता है कि अपन एजुकेशन के पर्पज से अपन लैपटॉप खरीदते हैं, ज्यादातर आपको पता है कंपटीशन का है। लेकिन कई बार क्या होता है, घर में बर्थडे होता है, छोटा मोटा फंक्शन भी होता है और होम थिएटर वगैरह तो आप लेके रखते ही हो, और आप क्या करते हो, कंप्यूटर को कन्वर्ट कर देते हैं एंटरटेनमेंट के पर्पज से। अपने को डांस करना है, वीडियो शूट करना है, कुछ और करना है, तो लैपटॉप और कंप्यूटर की मदद से आप एंटरटेनमेंट के पर्पज से भी आप उसको यूज कर सकते हो। बच्चों के होमवर्क को करवाने के लिए भी आप कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। तो छोटे मोटे कामों में यानी हर व्यक्ति की पहुंच तक आ जाए, जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं, जिनके पास टैब है, जिनके पास लैपटॉप है, जिनके पास सीपीयू है, ये जितने भी कंप्यूटर्स हैं ये माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल होते हैं और इनके द्वारा आप आसानी से इजी तरीके से काम कर सकते हो। अब आपको बता दूं, बिना कंप्यूटर के किसी भी फील्ड में कोई भी काम नहीं किया जा सकता। आप चाहते हो कि मेरे को कंप्यूटर नहीं है तो मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर दूं। अभी आप कुछ समय 2020-21 के अंदर लॉकडाउन चला था, आप लोगों को पता ही है। लॉकडाउन में स्कूल्स, कॉलेज, हर चीजें बंद थी, तो मोस्टली अपन ने डिजिटल क्लासें या स्मार्ट क्लासों का यूज किया था। और वो कहां से आई? जिनके पास स्मार्टफोन थे, माइक्रो
कंप्यूटर जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा आपने ऑनलाइन घर बैठे क्लास ली थी। अगर नहीं होता माइक्रो कंप्यूटर, एकदम चीप है, सस्ते हैं, हर कोई के पास है, आसानी से इजी तरीके से घर बैठ के क्लासें ली थी आपने। आज भी जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, YouTube के ऊपर अच्छे से अच्छा चैनल सर का सब्सक्राइब करके आप ऑनलाइन क्लासें लेते हैं, विभिन्न प्रकार के ऐप है उसको परचेज करते हो और घर बैठे ही अपनी एजुकेशन स्टडी कर रहे हो। और आज आप ये वीडियो जो देख रहे हो ना, सबको नींद आ रही होगी मेरे को पता है, लेकिन फिर भी बता दो, आज आप ये वीडियो जो देख रहे हो ये भी माइक्रो कंप्यूटर की मदद से देख रहे हो, क्योंकि आपके पास स्मार्ट फोन है और जो देख रहे हैं वो भी स्मार्ट बॉयज है। ठीक है, तो ये भाई फिर से एक छोटा सा एनालाइज कर देता हूं, क्या पता किसी को नींद आ गई थी, जबकि ले ली होगी, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। एनालॉग कंप्यूटर यानी कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है आकार, प्रदर्शन, भंडारण क्षमता के आधार पे। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। अपन जो पढ़ रहे थे वो डिजिटल कंप्यूटर था, यानी जितने प्रकार की इंफॉर्मेशन है उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, बदलने का काम होता है। इसको 4 भागों में बांट दिया, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। और सुपर जो कंप्यूटर है, सबसे पहले भारत ने परम सुपर कंप्यूटर बनाया था टाटा के द्वारा। फ्रेंड्स, बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स के बारे में अपन स्टडी करने वाले हैं अभी, कि कंप्यूटर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अब आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, मेरा फेसबुक पेज है, वहां भी मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, आप लोग उसको ज्वाइन करें और कमेंट्स वगैरह दें कि आपको उसमें भी और अच्छे वीडियोस चाहिए, तो आप उसको भी फेसबुक के ऊपर जाके शेयर कर लें। साहिल टेली वीडियो के नाम से मेरा पेज है। इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम भी है, साहिल टेली वीडियो, वहां भी जाके आप मेरे को फॉलो कर लें। और जिनको टैली से संबंधित थ्योरी से रिगार्डिंग या अदर किसी भी प्रकार की कोई भी इक्वेरी है, कोई भी क्वेश्चंस है या किसी प्रकार की कोई समस्या या प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे भी आए और वहां पे आप ज्वाइन करें, और कोई भी क्वेश्चन आपका होता है तो आप वहां डालें और आप मेरे से बातचीत करें और मैं आपके आंसर वहां पे देने के लिए रेडी हूं। इसके अलावा यहां पे जो कमेंट्स आएंगे इस वीडियो में, पहली, दूसरी और तीसरी जो भी कमेंट आएगी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, उस कमेंट के मैं पर्सनली जवाब दूंगा, तुरंत दूंगा। जैसे ही कमेंट आएगी उसके बाद मैं आपको उसका जवाब दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में जिन जिन लोगों ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कमेंट किया है उसका नाम अनाउंस करूंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम जो है उसके ऊपर भी ज्वाइन कर ले, वहां से भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो कब आने वाला है, किस टाइप का वीडियोस होगा, जो भी इंफॉर्मेशन है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और अपना यूट्यूब है साहिल टेली वीडियो के नाम से। एक अपना यूट्यूब चैनल है कंप्यूटर ज्ञान बुक, उसके ऊपर कोडिंग सिखाई जाती है, HTML, C++, जावा, और आजकल जो एक लेटेस्ट अपडेट किया गया है पाइथन। अगर आपको इस प्रकार के वीडियोस भी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शंस में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसको ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वहां पे जाके कमेंट जरूर करें और आपको उसी प्रकार का वीडियोस आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। अब बात करते हैं टॉपिक की तरफ। ध्यान दें, अगर अभी सो गए हैं तो उठ जाएं, पानी पी लें, चाय पी लें अगर व्यवस्था हो सके तो, मैंने तो पी ली है। तो ध्यान दें, अभी बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के लाभ क्या क्या है, प्रमोट और डी प्रमोट्स। सबसे पहले है स्पीड, अपने को मैराथन नहीं दौड़ना भाई, कि भी माइंड में चल रहा हो, अपने को क्या है, आर्मी का जवान बनना है, राजस्थान पुलिस का जवान बनना है, या गवर्नमेंट के जवाई बनने हैं। सीधा सिंपल यही है, कहने का मतलब यही है, मैं बताना चाह रहा हूं भाई। एक तो अपन वैसे जवाई बनते हैं किसी के, एक गवर्नमेंट के जवाई बनना सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। वैसे तो हर कोई बन जाता है जवाई भाई, घर वाले आपकी शादी कर देंगे, कहीं ना कहीं तो आप जवाई बन ही जाओगे किसी न किसी के। अगर गवर्नमेंट के जवाई बनोगे, वहां तो आपको 500 रुपए, 100 रुपए, 1100, 2100 रुपए जवारी काटेंगे, एक बार जाओगे तब दे देंगे। लेकिन यहां पे हर महीने अगर आपने कंपटीशन को फाइट कर दिया, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गए, तो हर महीने आपके अकाउंट में एक फिक्स अमाउंट आएगा,
और टिक्का अपनी तरफ से निकाल लेना और एंजॉय इट। अपने पैसे को कैसे भी यूज कर सकते हो, अपनी लाइफ को एंजॉय इट कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ पाए तब तो भैया अपने को मैराथन नहीं दौड़नी है, यहां पे स्पीड की बात हो रही है, काम करने की प्रोसेस, प्रक्रिया। कंप्यूटर एक बहुत सारा हजारों लाखों जो डाटा होते हैं, हजारों लाखों करोड़ों डाटा होते हैं, उसको सॉर्ट और फिल्टर करके आपको उसका रिजल्ट देता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आप किसी न किसी स्कूल्स व कॉलेज के अंदर कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं या कहीं स्टडी कर रहे हो, आपको मान लो टेस्ट लिया गया है, आपका एग्जाम कंप्लीट हुआ है, उसके बाद में आपका रिजल्ट आया है, आपकी फीस कितनी है। मोस्टली क्या करते हैं, वो एक सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर रिकॉर्ड करके रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक्सेल में एक जो सीट होती है उसमें रो और कॉलम की संख्या आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता तो कमेंट करके बताएं मेरे को कि कितनी होती है। एक्सेल की वर्कबुक यानी मैक्सिमम वर्कबुक कितनी ऐड कर सकते हैं, और एक्सेल की सीट में रो और कॉलम की संख्याएं कितनी होती हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। नहीं तो मेरा एक वीडियो एक्सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके अंदर मैंने पूरी इंफॉर्मेशन के साथ में दिया हुआ है। यहां पे एक्सेल वर्ड मेरे मुंह से निकला इसलिए मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से क्वेश्चंस। अब एक्सेल की बहुत सारा डाटा रिकॉर्ड कर सकता है एक्सेल की सीट में। अगर इतना डाटा रिकॉर्ड कर रखा है, कोई व्यक्ति आके आपसे पूछे सर मेरा रिजल्ट क्या रहा, 6 महीने पहले, 1 साल पहले अगर कोई बंदा पढ़ के गया है तो शायद आप उसका चेहरा जानते हो, नाम भूल गए होंगे। तो सबसे पहले आप क्या पूछोगे, आपका नाम क्या है, कौन सी क्लास का रिजल्ट के लिए आए हो, तो आप क्या पूछोगे, नाम। कंट्रोल F दबाओगे, नाम टाइप करोगे, हजारों लाखों डाटा को सॉर्ट और फिल्टर करके उसी का ही नाम और उसके सामने उसके डाटा आपके सामने आ जाएंगे। तो स्पीड की बात करें, एक्यूरेसी की बात करें, बहुत ज्यादा फास्ट है। तो सबसे अच्छी बेनिफिट्स है कंप्यूटर का फास्ट गति से काम करना, आपका रिजल्ट परिणाम आपको चुटकियों में देना। 10वीं का रिजल्ट होता है, पूरे ऑल इंडिया में लोग कितने बच्चे हैं, उसमें से अगर आप अपना रोल नंबर लगाते हो, लगाते ही आपका रिजल्ट आपके सामने आता है कि आप फेल हो गए, पास हो गए। नंबर 2 एक्यूरेसी, शुद्धता। भाई मनुष्य ने कंप्यूटर बनाया, आप लोगों को पता ही है। मनुष्य अगर कोई भी काम करता है उसमें गलती में मिस्टेक तो हो ही सकती है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर अगर आप इनपुट देते हो तो आपका रिजल्ट 100% सही होगा, उसमें कोई भी गलती नहीं होगी, मिस्टेक नहीं होगी। लेकिन मनुष्य द्वारा किसी भी प्रकार का डाटा रिकॉर्ड किया गया तो उसमें गलती होने के चांसेस हैं। तो एक्यूरेसी की बात करें एकदम सही होती है। एक्सेल के अंदर अगर मेरे को संख्याएं जोड़नी है तो सम फंक्शन यूज करूंगा मैं, SUM, और अगर मैंने SAM कर दिया और एंटर किया, वैल्यू को सेलेक्ट करिए, रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो कहने का मतलब है अगर आप इनपुट कंप्यूटर को देते हो सही तो रिजल्ट आएगा सही, और गलत देते हो तो रिजल्ट आएगा गलत। तो कहने का मतलब है सबसे अच्छी बेनिफिट्स इसका है एक्यूरेसी, शुद्धता। नेक्स्ट आता है हाई स्टोर कैपेसिटी। मैं आप लोगों से पूछूं, अभी मोबाइल नहीं था उससे पहले और अब दोनों में अंतर क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं आपके पास मोबाइल है, कितने नंबर कॉन्टेक्ट याद है आपको, बताओ भाई जल्दी कमेंट करके बताना कि आप लोगों के कितने मोबाइल नंबर याद हैं यहां पर। अब आपके आंसर आ रहे होंगे, सोच रहे होंगे 2, सोच रहे हैं 3, 5। कारण सॉरी इतने नंबर क्यों याद है? क्योंकि मोबाइल है। मान लो आप एक ऐसा फ्रेंड आपका दिल्ली मुंबई में कहीं रहता है और आपको एक पार्टी के लिए मिला, एक पार्टी के लिए आपको आमंत्रित किया गया और आपको सिर्फ अगले के मोबाइल नंबर याद है, एड्रेस नहीं पता। आप मान लो मुंबई में फर्स्ट टाइम गए और वहां जाने के बाद जब आपने मोबाइल मिलाया तो उसका नंबर आउट ऑफ रेंज आ रहा है, बंद आ रहा है। चले जाओ उनके घर पे, कर लो एंजॉय पार्टी। अगर आपको वो नंबर याद होता, आपको उसका एड्रेस याद होता, क्योंकि आपको विश्वास किस पे है, मोबाइल पे है। तो मतलब ये होता है कि इसमें डाटा स्टोर किया जा सकता है। भाई पहले अपन थोड़ा सा कम डाटा स्टोर कर सकते थे क्योंकि पहले स्मार्ट कार्ड आते थे इसमें, और आजकल 64 GB, 32 GB, आजकल 128 GB भी आ गया है, 500 GB भी आ गया है, 256 GB भी आ गया है। बात करें इससे ज़्यादा भी अपन डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो मोबाइल के अंदर ही अपन क्या करते हैं, अपनी पूरी इंफॉर्मेशन रखते हैं, अपनी एजुकेशन की, अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छी अच्छी मूवीज, और बाकी में आप लोग समझ ही रहे होंगे बहुत सारी चीज़ें भी आप रखते हो।
ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपको बता देता हूं मैं छोटा सा। मान लो आप कहीं ऑफिस में काम करते हो, कहीं स्कूल्स में, कोई कोचिंग में जा रहे हो, और अचानक आप जल्दबाजी में घर पे फोन भूल गए हो, और फिर आपके माइंड में एक हेडेक होनी शुरू हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद में पता चला मोबाइल में तो मैंने पासवर्ड लगाए हुए हैं, घर वालों को तो पता ही नहीं है। तो फिर अपना रिलैक्स हो जाते हो, क्योंकि आपका जो सीक्रेट है वो मोबाइल में पड़ा हुआ है, कहीं और नहीं है। तो कहने का मतलब ये बताना चाह रहा हूं कि आप अपने नोट्स, आप अपनी मूवीज, हर एक प्रकार की डिटेल डाटा आप कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हो। मनुष्य थोड़ा सा कम रिकॉर्ड करके रखता है। नेक्स्ट आता है विविधता, वेरिटेबल विविधता होती है। अपन क्या करते हैं, सब्जेक्ट चलते हैं 10th या 12th के अंदर, जैसे इंग्लिश, मैथ वगैरह सब कुछ है, हर सब्जेक्ट में परफेक्ट होते हैं क्या? मतलब इजी तरीके से अपन काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल मैंने बताया कि आप हर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं होते। आपको इंग्लिश अच्छी आती होगी, मैथ अच्छी आती होगी, लेकिन कंप्यूटर की ऐसी चीज है, अगर आप इससे अगर मैथ के बारे में पूछोगे तो इजी तरीके से बता देगा। अगर आपको कोई भी जीके का क्वेश्चन नहीं आता तो इजी तरीके से सॉल्व आउट कर सकते हो। मान लो घर वाले कहीं पे चले गए हैं 5-7 दिन की छुट्टियों में, आपको घर पे अकेले छोड़ दिया है घर की रखवाली के लिए कि बेटा आप यहीं रहो, घर की रखवाली करो। अब आपको खाना बनाना नहीं आता तो अपन क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, अच्छी अच्छी रेसिपी देखते हैं, और उसको देख करके, वीडियो को देख करके अपन क्या करते हैं, वो खाना बना के खाते हैं, अपना पेट भरते हैं। तो मतलब हर फील्ड में, हर क्षेत्र में ईजी तरीके से आप काम कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ये भी, बात करें सोचने की क्षमता। कंप्यूटर के अंदर एक ही खामी होती है, सोचने की क्षमता। कहने का मतलब ये हो गया, कंप्यूटर हर प्रकार का काम कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर स्वयं नहीं करता है, एक यूजर द्वारा वो काम किया जाता है। ठीक है, मनुष्य क्या करता है, हर काम कर सकता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है वो चीज बता दूं। अगर आप 8 घंटे या 10 घंटे कहीं पे काम करते हो किसी भी कंपनी के अंदर, तो मोस्टली आप हर थोड़ी देर में क्या करते हो, टी ब्रेक, चाय ब्रेक, नाश्ता ब्रेक, लंच ब्रेक करते हो। कंप्यूटर को जब ऑन करते हैं सुबह ऑफिस में, शाम तक काम करता रहता है, ना तो वो टी ब्रेक मांगता है, ना चाय मांगता है, ना कुछ और मांगता है। कैपेसिटी होती है, अगर आपके सर पे 1 क्विंटल वजन रख दिया जाए और आपकी कैपेसिटी 30 किलो की है, तो आपका कैपेसिटी आपको पता ही है। वैसे ही कंप्यूटर के अंदर बात करें तो आप कितना भी वर्कलोड डाल सकते हो, कुछ भी करवा सकते हो। आज ही इजी तरीके से, आसान तरीके से आप उसको रिकॉर्ड मेंटेन कर सकता है, वो कभी नहीं मांगेगा। ज्यादा हार्ड काम कर लेते हो, अगले दिन बोलते हैं कि सर बीमार हो गया, छुट्टी चाहिए। कंप्यूटर कभी भी आपसे छुट्टी नहीं मांगेगा कि आज मैं बीमार हो गया हूं। ठीक है, लिमिटेशन की बात करें, इसमें कंप्यूटर की कोई लिमिटेशन नहीं है। हर फील्ड में, हर क्षेत्र में, कहीं भी, कैसे भी, अगर आपको किसी बिजनेस के अकाउंट्स को मेंटेन करना है तो बिजनेस के अकाउंट्स को रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हो, और अलग फील्ड के डाटा को रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो अलग फील्ड के डाटा को रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सकता है, क्योंकि हर फील्ड में काम कर सकते हो। अगर आपको ऑफिस का डाटा रिकॉर्ड करना है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, अदर का करना हो तो अदर, कोई भी चीज आपको रिकॉर्ड करनी है, मेंटेन करनी है, तो आपको क्या करना है, ओनली वो सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है और उस फील्ड के डाटा को इजी तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हो। मोबाइल भी वही सेम है। मोबाइल में अगर आप फोटो को डिजाइन करना है, अलग से ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो कंप्यूटर में लिमिटेशन नहीं है, आप क्या कर सकते हो कि एक फील्ड के लिए, एक क्षेत्र के लिए एक्सपर्ट बन सकते हो, लेकिन हर फील्ड के लिए नहीं हो। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि ये जो वीडियो मेरा बनाने का मेन उद्देश्य है, 1 घंटे से ज्यादा मैंने ये वीडियो बनाया है, कंटिन्यूटी के साथ में एक टाइम निकाल के आपको बनाया है। तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जितने भी बंदे जो RSCIT करते हैं या अदर कोर्स करते हैं, सभी प्रकार को मिक्स करके मैंने ये वीडियो बनाया, जिससे हर एक बंदे तक ये पहुंचे। हर फील्ड में, हर क्षेत्र में कोई भी न कोई व्यक्ति कंपटीशन करता है, और कंपटीशन में कम से कम मिनिमम 10 क्वेश्चन, मैक्सिमम 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग फील्ड के अंतर्गत, तो मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो आप सभी लोग कमेंट्स करें, शेयर्स करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें इस वीडियो को, और लाइक तो बनता ही है, और आपने पहले से लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा ना फ्रेंड्स को, तो मैं दिल से आपको थैंक यू बोलता हूं, धन्यवाद देता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में छोटे से ब्रेक के बाद।